देखिए, पिछली कक्षा में हम सत्ता के बारे में पढ़ रहे थे कि सत्ता जो है वो किस प्रकार से शक्ति से भिन्न है, और शक्ति और सत्ता में हमने अंतर जो है पिछली कक्षा में जो उसको स्पष्ट किया था कि किस प्रकार शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर पाया जाता है। देखिए, सत्ता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो कि हमने पिछली कक्षा में आपको स्पष्ट रूप से बताया था। परिभाषाएं बताई थी कि किस प्रकार से जो है सत्ता की परिभाषाएं जो हेनरी फोल ने दी, बायरस्टेड ने दी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की तरह ही सत्ता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, हम जो उपयुक्त परिभाषाएं हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, उसके आधार पर और जो भी आपको पिछली कक्षा में अर्थ बताया था उसका, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि सत्ता में क्या क्या चीजें निहित है। तो देखिए, सत्ता जो है, सत्ता के सामान्य अर्थ को हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सत्ता के सामान्य अर्थ को, सत्ता के सामान्य अर्थ को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है कि सत्ता किसी भी राज्य व्यवस्था का, सत्ता किसी भी राज्य व्यवस्था का जो है अनिवार्य तत्व है। सत्ता किसी भी राज्य व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। अगला है, सत्ता शक्ति से भिन्न है, किंतु सत्ता शक्ति से भिन्न है, सत्ता शक्ति से भिन्न है, किंतु आदेश देने का संस्थागत अधिकार, आदेश देने का संस्थागत अधिकार इसे प्राप्त है। इसे प्राप्त है। अगला है, सत्ता वैधता से युक्त होती है। सत्ता वैधता से युक्त होती है। सत्ता वैधता से युक्त होती है और इसे औचित्य पूर्णता मिलती है। सत्ता वैधता से युक्त होती है और इसे औचित्य पूर्णता मिलती है। अगला है, सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है और उसका ये गुण से औचित्यता दिलाता है। अगला है, सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है और सत्ता में
जो होता है उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच संबंध स्थापित होता है। इसमें उच्च अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी के मध्य इसमें संबंध स्थापित होता है। देखिए, इस प्रकार हमने पिछली कक्षा में जो हमने इसकी परिभाषाएं देखी थी बायस्टेड की सत्ता जो है शक्ति का संस्थागत अधिकार इसे प्राप्त है, लेकिन ये शक्ति से क्या है, भिन्न है। देखिए, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का क्या है, अनिवार्य तत्व है और कोई भी राज्य व्यवस्था सत्ता के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि शक्ति का प्रयोग सत्ता के द्वारा ही होता है। इसलिए सत्ता जो है वह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य और महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है, सत्ता शक्ति से भिन्न है किंतु आदेश देने का संस्थागत अधिकार से प्राप्त है। सत्ता शक्ति से भिन्न है क्योंकि शक्ति जो है उसमें नकारात्मकता होती है, लेकिन सत्ता जो है आदेश देने का संस्थागत अधिकारी से प्राप्त है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग सत्ता के द्वारा ही होता है, इसलिए आदेश देने का अधिकार से प्राप्त है। अगला है, सत्ता वैधता से युक्त होती है और इसे औचित्य पूर्णता मिलती है। सत्ता वैधता से युक्त होती है और वैधता से युक्त होने के कारण इसे औचित्य पूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है शक्ति जो होती है वो अपने मूल स्वरूप में उसका जो प्रभाव होता है वो नकारात्मक होता है, क्योंकि शक्ति जब सत्ता से युक्त हो जाती है तो सत्ता से युक्त होने के कारण उसे वैधता भी प्राप्त हो जाती है और वैधता के द्वारा कोई भी शासन लंबे समय तक जो है वह स्थायी रूप से कार्य कर सकता है। तो सत्ता वैधता से युक्त होती है। अगला है, सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। शक्ति में मूल्य की बात नहीं होती, शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है, क्योंकि शक्ति में हम मूल्यों को बिल्कुल भी स्थान नहीं देते, क्योंकि शक्ति बाध्यकारी होती है और इस कारण से मूल्य आदर्शों से वो बिल्कुल परे होती है, जबकि सत्ता में मूल्य होते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बिना मूल्यों के कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, कुछ नैतिकता होती है, मॉरलिटी होती है, आइडियल्स होते हैं और उन पर ही वो राजनीतिक व्यवस्था क्या करती है, कायम रहकर सफलतापूर्वक अपना कार्य कुशलता के साथ संचालित करती है। अगला है, उच्च अधिकारी व अधीनस्थ अधिकारी के मध्य इसमें संबंध स्थापित होता है, क्योंकि उच्च अधिकारी जो होता है वो अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देता है और आदेश देने के साथ साथ ही इसमें पद सोपान भी होता है कि अपने कार्यों को सौंपने की जो है हमने बात कही थी, शक्ति और सत्ता में अंतर देखा था, जो मैंने आपको पद सोपानी की व्यवस्था हायरार्की सिस्टम के बारे में बताया था कि इसमें सत्ता में जो है हम कार्यों को हस्तांतरित करते हैं जबकि शक्ति में नहीं करते। देखिए, इस आधार पर सत्ता की अवधारणा के हम सामान्य अर्थ के रूप में इन सब चीजों को शामिल करते हैं और इस प्रकार हम ये कहते हैं कि सत्ता जो होती है वो मूल्य सापेक्ष होती है और मूल्य सापेक्ष होने के साथ साथ ही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण लक्षण है। तो देखिए, सत्ता की अवधारणा में हमने अभी सत्ता के सामान्य अर्थ को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि सत्ता जो है, सत्ता की प्रकृति क्या है।
तो देखिए सत्ता की प्रकृति के बारे में हम देखते हैं। सत्ता की मूलभूत विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सत्ता की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए सत्ता की विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं कि सत्ता की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए सत्ता की मुख्य विशेषताएं के बारे में देखते हैं। सत्ता की प्रकृति, सत्ता की प्रकृति या इसकी मुख्य विशेषताएं। तो देखिए हमने सत्ता के बारे में आपको बताया कि सत्ता जो होती है वो राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य तत्व होती है। जिस प्रकार से शक्ति का स्थान महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार से सत्ता भी जो है वो राजनीतिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसके द्वारा शासन को वैधता मिलती है और वैधता के द्वारा शासन स्थायी रूप से कार्य करता है। तो हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला है सत्ता संबंधात्मक होती है। पहला पॉइंट है सत्ता संबंधात्मक सत्ता संबंधात्मक होती है। इसमें संबंध होता है कि आदेश देने वाला किस प्रकार से आदेश देता है। कपड़ा ला देना, गीला गीला कपड़ा, गीला कपड़ा। सत्ता संबंधात्मक होती है। इसमें संबंध होता है कि एक जो है आदेश देने की इसमें बात होती है कि आदेश किस प्रकार से दिया जाता है। सत्ता संबंधात्मक होती है क्योंकि इसमें जो उच्च अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को क्या देता है, आदेश देता है। तो आदेश देने के कारण इसमें संबंध जो है वो बनता है कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अपने से नीचे अधिकारी को, कर्मचारी को क्या देता है, आदेश देता है। तो ये सत्ता संबंधात्मक होती है और इसमें हम संबंध अर्थात आदेश देने वाला जो व्यक्ति है वो आदेश देने वाला व्यक्ति जो आदेश की पालना करने वाले व्यक्ति के बीच में इसमें संबंध स्थापना की बात है कि इसमें संबंध स्थापित होता है। तो सत्ता क्या है, संबंधात्मक होती है। दूसरा है सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। दूसरा विशेषता है इसकी दूसरी, सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। तो देखिए सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। क्योंकि सत्ता क्या होती है, सर्वोच्च होती है और सर्वोच्च होने के कारण उसके आदेश सर्वोपरि होते हैं, उसके आदेश सर्वोच्च होते हैं, जिसकी पालना जो है करना जरूरी होता है। क्योंकि सत्ता का उल्लंघन होने पर दंड की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए सत्ता सर्वोच्च होती है और सर्वोच्च होने के कारण उसके आदेशों का पालन बाध्यकारी रूप से जो है करना होता है। तो इसलिए सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। अगला है सत्ता औचित्य पूर्णता एवं मर्यादित होती है। तो देखिए सत्ता
औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है। सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है क्योंकि इसमें औचित्यता शामिल होती है और औचित्यता शामिल होने के कारण ये मूल्य सापेक्ष होती है, मूल्य इसमें सम्मिलित होते हैं और ये सीमित और मर्यादित होती है। तो शक्ति जिस प्रकार से निरंकुश हो सकती है, लेकिन सत्ता कभी भी निरंकुश नहीं होती, क्योंकि सत्ता को औचित्यता मिल जाती है और औचित्य पूर्णता होने के कारण ये शासन जो है सीमित और मर्यादित होता है। तो इसलिए सत्ता औचित्यपूर्ण होती है और मर्यादित होती है, क्योंकि शक्ति की तरह ये अपनी शक्तियों का निरंकुश रूप से प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर औचित्यपूर्णता का पूरी तरह से नियंत्रण होता है और इस कारण से सत्ता निरंकुश शक्तियों का प्रयोग न करके सीमित और मर्यादित रूप से क्या करती है, कार्य करती है। अगली विशेषता है, देखिए इसकी, वो है सत्ता उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। तो देखिए अगली विशेषता हम देखते हैं सत्ता की, कि सत्ता क्या होती है, उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। तो देखिए सत्ता की अगली विशेषता है सत्ता उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। क्योंकि सत्ता में औचित्य पूर्णता शामिल होती है, जैसे कि हमने देखा, उसी प्रकार से सत्ता क्या होती है, उत्तरदायित्व पूर्ण होती है। क्योंकि सत्ता में उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण विशेषता है। जिस प्रकार से हम बात करते हैं शासन की, कि शासन क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता जो होती है महत्वपूर्ण होती है और सत्ता उसका क्या होती है, अनिवार्य तत्व होती है। तो इसलिए जब सत्ता अनिवार्य रूप से शासन व्यवस्था में निहित होती है तो शासन व्यवस्था क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और सत्ता के प्रति उसे उत्तरदायित्व निभानी होती है। यदि शासन सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, मनमाने तरीके से अपना शासन कार्य करता है, तो आगामी चुनावों में जो जनता है वो सरकार का तख्ता पलट कर सकती है और सत्ता परिवर्तन करके दूसरी सरकार को निर्वाचित कर सकती है। इसलिए सत्ता में उत्तरदायित्व पूर्णता पाई जाती है। तो देखिए इस प्रकार से हमने सत्ता की प्रमुख विशेषताएं देखी। इस प्रकार से हम कहते हैं कि सत्ता शक्ति से भिन्न है और शक्ति से भिन्न होने के कारण इसमें वैधता महत्वपूर्ण कारक है और इसके साथ ही इसमें उत्तरदायित्वता पाई जाती है और इस प्रकार शासन जो है वो निरंकुश न होकर सीमित, नियंत्रित और मर्यादित होता है। तो ये सत्ता की प्रमुख विशेषताएं हमने देखी। अब हम देखते हैं सत्ता के प्रकार। तो देखिए
तो देखिए सत्ता के प्रकार की हम बात करते हैं। सत्ता के प्रकार, देखिए सत्ता के प्रकार। तो देखिए सत्ता के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। तो देखिए सत्ता का ये ऐसा प्रकार है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संविधान में किसी भी पद के बारे में, जो ही महत्वपूर्ण पद है, उसकी शक्तियां बताई होती हैं और उस पद पे किस प्रकार से उस पद में शक्तियां कार्य निहित होते हैं, उन सब का वर्णन होता है। तो देखिए संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता का मतलब संविधान में उस शक्ति के बारे में वर्णित होता है, उस पद से संबंधित जो भी शक्तियां हैं जो उसमें निहित होती हैं, वो सब संविधान द्वारा दी गई होती हैं। तो देखिए इसे संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कानून में उसका पूरी तरह से उसका वर्णन होता है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री के पद, राज्यपाल के पद, अन्य मंत्रियों के पद, ये सब संविधान द्वारा क्या है, वर्णित है। संविधान में इन सब पदों के बारे में प्रमुख विशेषताएं हैं कि किस पद के पास में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये सब संविधान में वर्णित हैं। तो इसलिए संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता में संविधान के द्वारा जो है वो सत्ता को कानूनी रूप से उसकी शक्तियां और कार्य बताए होते हैं। तो इसलिए संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता की हमने बात की कि जो संविधान द्वारा सत्ता सौंपी जाती है। अगला है कानूनी सत्ता की बात हम करते हैं। भारत में संसद तथा विधानसभा कानून बनाकर शासन के विभिन्न अधिकारियों को आदेश देती है, तो वो कानूनी सत्ता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता के बारे में हमने भी पढ़ा। अगला है राजनीतिक सत्ता। तो देखिए राजनीतिक सत्ता के बारे में हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता क्या है। इसमें हम बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। राजनीतिक कार्यपालिका वो राजनीतिक सत्ता इसमें क्या होती है, निहित होती है। तो देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में हम ये मानते हैं कि सूत्र, स्टाफ जो भी है, कर्मचारियों के पद हैं, किस प्रकार से मंत्री है, स्टाफ है, उसको किस प्रकार से शक्तियां दी गई हैं। तो ये सब राजनीतिक कार्यपालिका में शामिल होता है कि किस प्रकार जो है वो प्रशासनिक सत्ता जो है किस प्रकार से सौंपी गई है और उसमें किस प्रकार जो है वो सत्ता किसी भी पद में वर्णित है। अर्थात कर्मचारी और मंत्री जो भी हैं, प्रत्येक पद के लिए राजनीतिक कार्यपालिका में भी प्रत्येक पद के बारे में शक्तियां जो होती हैं वो स्पष्ट होती हैं और उन्हें वो शक्तियां स्पष्ट रूप से सौंपी जाती हैं। तो देखिए
राजनीतिक कार्यपालिका की बात की हमने कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है उसमें सत्ता स्टाफ में, सूत्र अधिकरण में, मंत्रियों में किस प्रकार से सत्ता बांटी जाती है, इसका भी बहुत ही स्पष्ट वर्णन जो होता है वो दिया होता है। इसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक सत्ता। अगला है परंपरागत सत्ता। तो देखिए, परंपरागत सत्ता जिसमें सत्ता का स्रोत क्या होता है? परंपरा होती है। तो देखिए, परंपरागत सत्ता की बात हम करते हैं जहां सत्ता का स्रोत परंपरा होती है। जहां सत्ता का स्रोत परंपरा होती है उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत सत्ता। जैसा कि ब्रिटेन में हम परंपरागत सत्ता की बात करते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन को लेते हैं कि ब्रिटेन में राजा का पद, रानी का पद परंपरागत रूप से उसे विरासत से प्राप्त है, क्योंकि वहां पर जो है ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो राजा होता है उसी का पुत्र राजा बनता है। तो इस प्रकार से वहां पर परंपरागत सत्ता हमें देखने को मिलती है। किस प्रकार से वहां परंपरागत रूप में राजा का पद आज भी क्या है? विद्यमान है। तो ये सत्ता का क्या है? परंपरागत स्वरूप। अगला है चमत्कारिक सत्ता। तो देखिए, चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता की बात करते हैं हम। चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। तो देखिए, चमत्कारिक सत्ता जब किसी भी नेता को, कोई राजनेता है या कोई ऐसा व्यक्ति है, उसे रातों रात बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। वैसे उसके जो प्रयास हैं, निरंतर प्रयासों के द्वारा ही उसे सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ये चमत्कारिक सत्ता होती है कि उसका जो जादुई प्रभाव वो लोगों को पूरी तरह से अपने प्रभाव में लेता है और उसका जादुई प्रभाव जन सामान्य पर बहुत ही सहज रूप से पड़ता है। तो करिश्माई चमत्कारिक सत्ता में हम देखते हैं कि उसका जादुई प्रभाव जो है वो लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है और लोग उसके प्रभाव में आकर जो है अपना वोट जो है, अपना मत उसे देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जादुई प्रभाव जो होता है वो रातों रात किसी भी चमत्कारिक व्यक्ति की किस्मत पलट देता है और उसे एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में जो है प्रतिष्ठित करता है। तो देखिए, चमत्कारी का करिश्माई सत्ता ये जादुई प्रभाव के कारण होती है। किसी भी व्यक्ति में ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी होती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के, अपने व्यक्तित्व के आधार पर जन सामान्य में अपना जादुई प्रभाव छोड़ देता है और उस जादुई प्रभाव में आकर व्यक्ति जो होते हैं वो पूरी तरह से उससे प्रभावित होकर अपने जनमत को जो है वो अपना जनमत उसे दे देते हैं और फिर वो महानायक के रूप में जो है स्थापित होता है। तो देखिए, चमत्कारी करिश्माई सत्ता हमने पढ़ा। अगला है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। तो देखिए, सरकार के अंगों में निहित सत्ता की हम बात करते हैं। सरकार के अंगों में निहित सत्ता। तो देखिए, सरकार के अंगों में निहित सत्ता की बात हम करते हैं कि सरकार के अंग जो है, जैसे कि सरकार के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये क्या है? शासन के प्रमुख अंग हैं। और शासन जो है वो इन शासन के 3 अंगों के द्वारा ही शासन सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता है। तो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
तो सरकार के अंगों में शक्तियां प्राप्त होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं, कार्यपालिका के पास में होती हैं कि किस प्रकार से जो कानूनों को क्रियान्वित करना है, किस प्रकार से उनके इम्प्लीकेशन की बात होती है। व्यवस्थापिका में हम बात करते हैं संसद की, कि संसद किस प्रकार से कानूनों का निर्माण करती है और महत्वपूर्ण कानून बनाकर वो क्या करती है, नए नए लॉज को बनाती है। अगला है न्यायपालिका। संसद द्वारा बने हुए कानूनों के आधार पर और कार्यपालिका की क्रियान्वयन की शक्ति होती है, लेकिन न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करती है। संसद द्वारा बने हुए कानूनों के आधार पर न्यायपालिका न्याय करती है, लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च है और वो अपना निर्णय देने में शासन की किसी भी अंग से प्रभावित नहीं होती। अपना न्याय निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से वो क्या करती है, अपना न्याय देती है। तो देखिए, सरकार के इन अंगों में शक्ति की बात हमने की कि शासन के जो ये 3 अंग हैं, शासन के 3 अंगों में किस प्रकार से जो शक्ति निहित है उसकी बात हमने की। अगला है क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता। तो देखिए, अगला हम बात करते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता। तो देखिए, क्षेत्र विशेष के आधार पर भी जो है वो सत्ता की बात हम करते हैं कि क्षेत्रीयता के आधार पर भी सत्ता जो है वो स्वीकार्य होती है। इसके प्रमुख जो है वो प्रकार इस प्रकार हैं, राष्ट्रीय सत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। तो देखिए, क्षेत्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय सत्ता या अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। तो देखिए, इस प्रकार क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता के 2 प्रमुख पाए जाते हैं, प्रकार होते हैं राष्ट्रीय सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। तो देखिए, इस प्रकार से क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता के 2 प्रकार हैं, राष्ट्रीय सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। तो देखिए, इस प्रकार से राष्ट्रीय सत्ता के भी उपभेद हैं, स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय। तो देखिए, राष्ट्रीय सत्ता भी 3 भागों में बटी होती है। राष्ट्रीय सत्ता भी 3 भागों में बटी होती है, स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय। स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय। स्थानीय, प्रांतीय और केंद्र। इस प्रकार से क्षेत्रीयता के आधार पर हमने सत्ता को बांटा, 2 प्रमुख भागों में हमने सत्ता को विभाजित किया, राष्ट्रीय सत्ता और अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। फिर हमने राष्ट्रीय सत्ता को 3 भागों में बांटा, स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय। तो इस प्रकार से क्षेत्रीयता के आधार पर भी क्या होता है, सत्ता का विभाजन होता है और सत्ता जो होती है क्षेत्रीयता के आधार पर वो राष्ट्रीय सत्ता को 3 भागों में बांटा जाता है, स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय, और इसका दूसरा जो प्रकार वो है अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। तो इस प्रकार से देखा हमने सत्ता के प्रकार, सत्ता के प्रमुख प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की और इस प्रकार जो है सत्ता जो होती है वो महत्वपूर्ण कारक होती है और सत्ता का स्थान जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इस प्रकार सत्ता के प्रमुख प्रकार हमने देखा, कानूनी, राजनीतिक, परंपरागत, चमत्कारी, सरकार के अंगों में निहित सत्ता और क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता। तो देखिए, इस प्रकार से हमने सत्ता के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार सत्ता जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिस और इसे वैधता से युक्त होने के कारण ये जो है स्थायी रूप से लंबे समय तक क्या होती है, शासन करती है।